नमस्कार बच्चों, एसवीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जियोग्राफी क्लास 11 आज का अपना टॉपिक है सिंधु नदी तंत्र एवं इसकी सहायक नदियां। तो प्यारे बच्चों, आज अपने सिंधु नदी तंत्र और इसकी सहायक नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले अपने जानते हैं इसका उद्गम स्रोत। यानी जो सिंधु नदी तंत्र है इसका उद्गम कहां से होता है। सिंधु नदी तंत्र भारत में यह हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिम नदी तंत्र है। यानी हिमालय के पश्चिम से ये नदी प्रभावित होती है और इसका उद्गम हिमालय के तिब्बत क्षेत्र में कहां है। हिमालय के तिब्बत क्षेत्र में कैलाश पर्वत नामक स्थान से ये नदी है जो निकलती है। इसका उद्गम स्थल है वो खर्चू के पास एक हिमनद से होता है। वो खर्चू के पास हिमनद, यानी जो सिंधु नदी है ये हिमालय के पश्चिम से प्रवाहित होती है। हिमालय के तिब्बत क्षेत्र कैलाश पर्वत, वहां पे वो खर्चू के पास हिमनद नामक स्थान है, वहां से इस नदी का उद्गम स्थल है और यह समुद्र तल से 4164 मीटर की ऊंचाई पर है। समुद्र तल से ऊंचाई 4164 मीटर इसकी ऊंचाई है। यानी ये जो नदी है इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, 4164 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है मीटर। इसके बाद में इसके विस्तार के बारे में चर्चा करते हैं। सिंधु नदी का जो विस्तार है वो कहां से कहां तक है, इसके बारे में अपने चर्चा करते हैं। सिंधु नदी तंत्र विश्व के सबसे बड़े नदी तंत्रों में से एक है। यानी संसार की सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा है, सिंधु नदी तंत्र है। इस नदी तंत्र का कुल क्षेत्रफल 11,65,000 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, कितने क्षेत्र में ये प्रवाहित होती है, 11,65,000 वर्ग किमी ये नदी प्रवाहित होती है। यानी इतने क्षेत्रफल पर 11,65,000 वर्ग किलोमीटर पर सिंधु नदी का जो प्रवाहित क्षेत्र है और इस नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। लंबाई कितनी है इसकी, 2880 km इस नदी की लंबाई है। भारत में इसकी लंबाई, यानी अपने देश में इसकी लंबाई कितनी है, भारत में लंबाई, इस नदी की भारत में लंबाई है 1114 km, 1114 किलोमीटर ये भारत में प्रवाहित होती है। यानी जो सिंधु नदी है इसका विस्तार, यानी कितने क्षेत्रफल पर ये नदी कितने क्षेत्रफल पर ये प्रवाहित होती है, 11,65,000 वर्ग किलोमीटर पर ये नदी प्रवाहित होती है। कुल इसकी जो लंबाई है वो 2880 है और इसमें से भारत में ये कितनी दूरी पर प्रवाहित होती है, 1114 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में ये प्रवाहित होती है। इसके बाद में इसका प्रवाह क्षेत्र, सिंधु नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है उसके बारे में चर्चा करते हैं। सिंधु नदी को तिब्बत में सिंगी खबान अथवा शेरमुख के नाम से जाना जाता है। इस नदी को तिब्बत में क्या बोलते हैं, तिब्बत में इसे दो नामों से जाना जाता है। एक तो खंबान, क्या कहा जाता है, खंबान, और शेरमुख, यानी
तिब्बत में इस नदी को खंबान और शेरमुख के नाम से जाना जाता है। जास्कर व लद्दाख श्रेणियों के मध्य से उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है। ये जास्कर व लद्दाख की जो श्रेणियां हैं उन श्रेणियों के मध्य से उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती हुई यह लद्दाख और बाल्टिस्तान से गुजरती है। लद्दाख श्रेणी को काटते हुए यह नदी जम्मू और कश्मीर में गिलगित के पास एक दर्शनीय महाखंड का निर्माण करती है। यह पाकिस्तान में चिलट के पास दर्दिस्तान प्रदेश में प्रवेश करती है। यानी इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो क्या है, लद्दाख कहाँ जाती है, ये पहले लद्दाख, फिर बलास्तान, लद्दाख में कहां तक जाती है, बलास्तान, फिर ये जम्मू कश्मीर गिलगित के पास, जम्मू कश्मीर गिलगित, इसके पश्चात पाकिस्तान के चिलट, पाकिस्तान में कौन से स्थान तक जाती है, चिलट नामक स्थान तक प्रवाहित होती है। यानी इस नदी का प्रवाह क्षेत्र है वो लद्दाख से बलाचिस्तान, जम्मू कश्मीर, गिलगित होते हुए पाकिस्तान में चिलट तक ये प्रवाहित होती है। इसके बाद में इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे कि सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी है। नेक्स्ट है अपना इसकी प्रमुख जो सहायक नदियां हैं उन नदियों को पढ़ेंगे। सहायक नदियां यानी सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी है, उन नदियों के बारे में अपने चर्चा करते हैं। तो पहली इसकी सहायक नदी है वो है झेलम नदी। कौन सी है, झेलम नदी। झेलम नदी के बारे में अपने चर्चा करते हैं। सिंधु नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है झेलम नदी। इस नदी का उद्गम स्थल कश्मीर घाटी के दक्षिणी पूर्वी भाग में पीर पंजाल गिरिपथ में स्थित वेरीनाग झरने से होता है। यानी ये कहां से निकलती है, कश्मीर घाटी के अंदर, ठीक है, कहां से निकलती है, ये कश्मीर घाटी में, ठीक है, दक्षिणी पूर्वी भाग में पीर पंजाल गिरिपथ, यानी पीर पंजाल जो पहाड़ियां हैं वहां से ये निकलती है और वहां पे एक वेरीनाग स्थान है। क्या है, वेरीनाग झरना है, वेरीनाग झरना, ठीक है, ये इसका उद्गम स्थल है। यानी जो झेलम नदी है वो कश्मीर घाटी में पीर पंजाल गिरिपथ पहाड़ियों में वेरीनाग जो झरना है वहां से ये प्रवाहित होती है, वहां इसका उद्गम स्थल है। और पाकिस्तान में प्रवेश करने से पूर्व यह नदी श्रीनगर और वुलर झील से प्रवाहित होते हुए, ठीक है, कहां जाती है, श्रीनगर में जो वुलर झील है वहां से प्रवाहित होते हुए तंग व गहरे महाखंड से गुजरती है। पाकिस्तान में झंग के पास यह नदी चिनाब नदी में मिल जाती है। यानी पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान में एक स्थान है झंग नामक स्थान, वहां पे ये किस नदी में मिल जाती है, चिनाब नदी में मिल जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट जो नदी है वो है रावी नदी। कौन सी नदी है, रावी नदी। रावी नदी के बारे में अपने जानते हैं। सिंधु नदी की अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी रावी है। यह हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पहाड़ियों में रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकल राज्य की चंबा घाटी में प्रवाहित करती है। यानी कहां से प्रवाहित होती है, हिमाचल प्रदेश से, ठीक है, कहां से होती है, हिमाचल प्रदेश में कुल्लू पहाड़ियां, वहां इसका उद्गम स्थल है। और रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलकर यहां पे कौन सा दर्रा है, रोहतांग दर्रा है। इस दर्रे से निकलकर यह
पाकिस्तान में प्रवेश करने वाले समय सिंधु के पास चेनाब नदी से मिलने से पूर्व यह नदी पीर पंजाल के दक्षिणी पूर्वी भाग में धौलाधर के मध्य प्रदेश में प्रदेश है उसमें प्रवाहित होती है। यानी ये जो नदी है ये पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले सराय सिंधु के पास चेनाब नदी से मिलने से पूर्व यानी पहले नदी पीर पंजाल के दक्षिणी पूर्वी भाग में धौलाधर के मध्यवर्ती प्रदेश से भी प्रवाहित होती है। इसके बाद में नेक्स्ट है इसकी नदी चेनाब नदी, सिंधु की जो सहायक है। चेनाब नदी क्या है? ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चेनाब है। इस नदी का निर्माण चंद्रा और भागा दो जल सिक्ताओं के मिलने से होता है। ठीक है, इसमें दो शाखाएं हैं चंद्रा और भागा। इसके मिलने से क्या है, इस नदी का जो दो शाखाएं मिलने से ये नदी बनती है चंद्रा और भागा। इस नदी का निर्माण तंत्र चंद्रा और भागा दो जल सिक्ताओं के मिलने से होता है। ये जल सिक्ताएं हिमाचल प्रदेश में केलांग के निकट टांडी में आपस में मिलती है। चंद्रा और भागा दो सिक्ताओं के मिलने से उत्पत्ति होने के कारण इसे चंद्रभागा नदी के नाम से भी जाना जाता है। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पूर्व यह नदी 1180 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसके बाद है व्यास नदी। नेक्स्ट है व्यास नदी। व्यास नदी सिंधु नदी की अन्य महत्वपूर्ण सहायक व्यास नदी है। इस नदी का उद्गम समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड से होता है। व्यास कुंड उद्गम कौन सा है इसका? व्यास कुंड नामक स्थान है। और यह नदी कुल्लू घाटी से गुजरती है। धौलाधर श्रेणी में काती और लारंगी में महाखंड का निर्माण करती है। यह पंजाब के मैदान में भी प्रवेश करती है जहां हरिके बांध के पास सतलुज नदी में जाकर मिल जाती है। पांचवी नदी है सतलुज नदी। सतलुज नदी इसकी सहायक पांचवी नदी कौन सी है? सतलुज नदी है। सतलुज नदी सतलुज नदी का उद्गम तिब्बत में 4555 मीटर की ऊंचाई पर मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से है। इसका उद्गम स्थल कहां से है? राक्षस ताल से ये निकलती है। राक्षस ताल। और यहां से लांगचे खवाब के नाम से जाना जाता है। भारत में प्रवेश करने से पूर्व यह लगभग 400 किलोमीटर सिंधु नदी के समानांतर बहती है तथा रोपड़ में एक महाखंड से निकलती है। ये हिमालय पर्वत श्रेणी में शीत किला से प्रवाहित होती हुई पंजाब के मैदान में भी प्रवेश करती है। यह एक पूर्ववर्ती नदी है। भाखड़ा नांगल परियोजना के नहर तंत्र का पोषण करने के लिए सिंधु नदी की अति महत्वपूर्ण सहायक नदी है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ा। इसका जो उद्गम स्थल है, विस्तार है, प्रवाह क्षेत्र है और इसकी प्रमुख जो 5 सहायक नदियां हैं जिसमें हमने झेलम नदी के बारे में, चेनाब नदी के बारे में, रावी नदी, व्यास नदी और सतलुज नदी के उद्गम स्थलों और इनके प्रवाहित क्षेत्रों के बारे में जाना। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट कल करेंगे। थैंक्स।